हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वीराज रासो का महाकाव्यत्व। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महाकाव्य की परिभाषा को समझने से पहले हमें काव्य के विभिन्न भेदों को जानना चाहिए। इंद्रिय अनुभूति के आधार पर काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य से हम सुनकर या पढ़कर काव्य का आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन दृश्य काव्य में आँखों से देखकर। शैली के आधार पर श्रव्य काव्य के तीन भेद हैं, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य काव्य में पद्य का अभाव होता है, उसमें लय तथा संगीत नहीं होता। उपन्यास, कहानी, निबंध आदि गद्य काव्य के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं, परंतु जिनमें संगीत लय होता है उन्हें पद्य काव्य कहा जाता है। प्रबंध की दृष्टि से काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य में धारावाहिक के रूप में कथा का वर्णन रहता है, उसके पद्यों में पूर्वापर संपन्न होता है। मुक्तक काव्य में ना तो कथा होती है और ना उसके पद में कोई संबंध होता है, बल्कि उसका प्रत्येक पद्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। आगे चलकर विस्तार की दृष्टि से प्रबंध के भी दो भेद हैं, पहला महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य में जीवन का सर्वांगीण और विस्तृत वर्णन रहता है, इसमें विषय की व्यापकता की ओर ध्यान दिया जाता है, किंतु खंड काव्य जीवन के किसी एक अंश पर आधार बनाकर लिखा जाता है। उनमें ना तो कथा की व्यापकता होती है और ना ही आकार की दीर्घता। अब जानते हैं महाकाव्य के स्वरूप के बारे में। भारतीय चिंतन। संस्कृत के आचार्यों में भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट तथा आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य की परिभाषाएं दी है। सबसे पहले महाकाव्य शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में हुआ है। जब लव और कुश ने रामायण का पाठ किया, तब श्री राम ने उनसे 3 प्रश्न किए। पहला, इस महाकाव्य का विस्तार कितना है? दूसरा, इसमें किस महात्मा की प्रतिष्ठा है? और तीसरा, इसका रचयिता श्रेष्ठ मुनि कहाँ है? इससे स्पष्ट होता है कि महाकाव्य का आकार विशाल होता है, किसी महापुरुष का उसमें चित्रण होता है तथा उसका रचयिता श्रेष्ठ होता है। आगे चलकर आचार्य भामह ने रचना सामान्य अश्वर में महाकाव्य की परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने सर्गबद्धता, उदात्त नायक, महत् कार्य, जीवन के विविध रूपों का चित्रण, नाटकीयता की चर्चा की। भामह के बाद आचार्य दंडी ने अपनी रचना सामान्य अश्वर में महाकाव्य के विस्तृत रूप का विवेचन किया। दंडी ने भी सर्गबद्धता, मंगलाचारण, ऐतिहासिक कथानक, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धीरोदात्त नायक, प्रकृति वर्णन, श्रृंगार यश की योजना, अलंकार, संधि योजना और छंद योजना आदि की चर्चा की। दंडी के बाद आचार्य रुद्रट ने और फिर आनंदवर्धन ने महाकाव्य की परिभाषाएं दी, परंतु आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण ने महाकाव्य की एक विस्तृत परिभाषा दी, जबकि विश्वनाथ का मत तो महाकाव्य संबंधी अंतिम मत है।
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य संबंधी विवेचन इस प्रकार से है। पहला, महाकाव्य सर्गबद्ध हो, सर्ग ना बड़े हो और ना ही छोटे, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग का नामकरण उसके विषय वस्तु के आधार पर हो तथा उसके अंत में भावी कथा की सूचना हो। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा, कथानक इतिहास प्रसिद्ध अथवा कल्पना जनित किसी महान व्यक्ति पर आश्रित हो तथा उसमें नाट्य संधियों की योजना होनी चाहिए। तीसरा, महाकाव्य का नायक ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा देवता होना चाहिए। साथ ही वह शूरवीर, धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। चौथा, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई रस प्रधान हो तथा अन्य रस भी होने चाहिए। प्रकृति, चित्रण तथा जीवन से संबंधित अन्य प्रसंगों का रमणीय तथा स्वाभाविक वर्णन होना चाहिए। दूसरा है पाश्चात्य चिंतन। भारतीय आचार्यों ने समान पाश्चात्य विद्वानों ने भी महाकाव्य की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इन परिभाषाओं में भिन्नता है। इसमें अरस्तु, एम्बरक्रॉम्बी, C.S. बावरा तथा डिक्सन आदि की परिभाषाएं उल्लेखनीय हैं। अरस्तु ने महाकाव्य की निम्नलिखित परिभाषाएं दी। महाकाव्य ऐसे उदात्त व्यापारों का काव्यमय अनुकरण है जो स्वतः पूर्ण, गंभीर, वर्णनात्मक, आद्यांत एक छंदोत्ते कार्य करने वाला, श्रेष्ठ चरित्र, संभवनीय कथानक के लिए होता है तथा सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करता है। C.S. बावरा के अनुसार महाकाव्य वृद्धाकार, महत्वपूर्ण एवं गरिमामयी घटनाओं वाला कथानक काव्य स्वरूप है। इसमें कुछ चरित्रों की विशेष प्रकार से आनंददायक क्रियाशील जीवन कथा का वर्णन होता है। यह वर्णन मनुष्य की महत्ता, गरिमा और उपलब्धियों के प्रति आस्था का उत्पादक होता है। तीसरा है एम्बरक्रॉम्बी के अनुसार बड़े आकार के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं होता। महाकाव्य के लिए तदानुकूल शैली उपेक्षित है और यह शैली कवि की कल्पना, विचारधारा तथा उसकी अभिव्यक्ति से समृद्ध होती है। इस शैली के द्वारा ही पाठक एक ऐसे लोक में पहुंच जाता है जहां कुछ भी निस्सार तथा महत्व शून्य नहीं होता। महाकाव्य के भीतर का उद्देश्य ही उसकी गति का उद्यानन संचालन करता है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा के आधार पर महाकाव्य संबंधी कुछ निश्चित तत्व निर्धारित किए जा सकते हैं। इन्हीं को आधार बनाकर पृथ्वीराज रासो का महाकाव्य के रूप में विवेचन करना चाहिए। यह तो निश्चित है कि रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। भले ही कुछ विद्वान उसे पूर्ण महाकाव्य ना माने, लेकिन महाकाव्य संबंधी कुछ विशेषताएं इसमें देखी जा सकती हैं, जो इस प्रकार है। पहला है अनुकूल कथानक। पृथ्वीराज रासो का मूल कथ्य और कथानक इतिहास सम्मत है, लेकिन इसमें कल्पना और काव्य रूढ़ियों का इतना सम्मिलन है कि विद्वान इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह करने लगे हैं। परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि रासो के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। पुनः इस काव्य में लंबे काल से प्रक्षिप्त अंश जुड़ते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका मूल कथानक दबा सा गया है। लेकिन हम
यह स्वीकार करना होगा कि इसमें कल्पना का पर्याप्त समावेश हुआ है, जो कि ऐतिहासिक काव्य के लिए आवश्यक भी है। अतः कथानक की दृष्टि से हम यह बात कह सकते हैं कि रासो का कथानक न तो केवल इतिहास प्रसिद्ध है, बल्कि जन समाज में भी प्रचलित है। देश के विदेशी जातियों द्वारा पराजित किए जाने की यह कथा सदियों तक सुनी जाएगी। दूसरा है सौंदर्य विधायक तत्व। मंगलाचारण भी महाकाव्य का एक नितांत आवश्यक तत्व है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचारण की योजना रहती है। रासोकाल में भी इस परंपरा का सर्वथा पालन किया है। रासों के आरंभ में ही मंगलाचारण और सज्जन स्तुति पढ़ने को मिल जाती है। तीसरा है अनुकूल सर्गबद्धता। यह रचना पूर्णतः सर्गबद्ध है। इसमें न केवल प्रबंध की आवश्यकताओं का निर्वाह हुआ है, बल्कि सर्गों में उसका उचित विभाजन हुआ है। केवल लघुतम प्रति में सर्ग विभाजन नहीं मिलता, शेष तीनों रूपांतरों में मिलता है। इन संस्करणों के सर्गों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रासोकार की दृष्टि में सर्ग विभाजन का विशेष महत्व था। ये सर्ग संख्या पुनः 8 है। ये सर्ग प्रायः ना तो छोटे हैं और ना ही अति दीर्घ। इतना अवश्य है कि लेखक ने सर्ग के स्थान पर समय शब्द का प्रयोग किया है। चौथा है आदर्श नायक। पृथ्वीराज रासों का नायक धीरोदात्त क्षत्रिय है। किसी महान आदर्श के लिए यह जीवन के सुखों का त्याग करता है। वह एक वीर और प्रतापी राजा है। जब वह जयचंद के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित नहीं होता, तो जयचंद दरबान के रूप में उसकी स्वर्ण प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करता है। इसका बदला लेने के लिए वह न केवल राजसूय यज्ञ में जाता है, अपितु अपनी प्रेमिका संयोगिता को भी उठाकर लाता है। वह शहाबुद्दीन को 2 बार हराकर उसे उभयदान देता है, लेकिन तीसरी बार पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज रासों में धीरोदात्त नायक के सभी गुण देखे जा सकते हैं। युग परिवेश के संदर्भ में पृथ्वीराज को एक सफल नायक कहा जा सकता है। पांचवा है प्रभावी रस योजना। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए और शेष रस अंगीय रूप में होने चाहिए। रासों का प्रमुख रस वीर है। यह अन्य रसों तथा श्रृंगार से परिपुष्ट हुआ है। रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रस की इसमें वर्णित है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है और उत्साह का जैसा पूर्ण और परिष्कृत चित्त इस रचना में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्बल है। महाकाव्य के रस संबंधी लक्षण इसमें पूर्ण रूप से घटित हुए हैं। छठा है महत् उद्देश्य। महाकाव्य के लिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति होनी चाहिए। रासों का उद्देश्य धर्म प्राप्ति है। धर्म के लिए ही नायक युद्ध में कूद पड़ता है। नायक ने पहला युद्ध संयोगिता के प्रेमानुष्ठान तथा अपने मान के लिए किया। दूसरा युद्ध उसने देश की रक्षा के लिए किया। यद्यपि बीच में संयोगिता के साथ नायक का केली विलास भी वर्णित हुआ है। यह प्रसंग काम से संबंधित है, लेकिन रचनाकार यह सिद्ध करना चाहता है
कि भोग लिप्सा नायक के लिए कितनी हानिकार सिद्ध होती है। अंत में कवि चंद्रबरदाई शत्रु का संहार कर देश की रक्षा करने का उद्देश्य भी प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर धर्म की प्राप्ति ही इस रचना का प्रमुख उद्देश्य है। इस दृष्टि से कवि को सफलता भी मिली है। सातवां है प्रेरक प्रकृति चित्रण। पृथ्वीराज रासो अपने प्रकृति वर्णन तथा वस्तु वर्णन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें प्रकृति का आलंबन तथा उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया है। नगर, नदी, पर्वत, रात्रि, प्रातः, साय, दिन, वन, सरोवर आदि का वर्णन बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण इस काव्य में थोड़ा ही मिलता है। अधिकतर उसका प्रयोग उद्दीपन रूप में किया गया है। कहीं कहीं तो रासोकार ने प्रकृति चित्रण में नाम परिगणन शैली को अपनाया है, जिसमें रसानुभूति के स्थान पर नीरसता उत्पन्न हो गई है। लेकिन वस्तु वर्णन की दृष्टि से यह काव्य अभूतपूर्व है। कवि ने युद्ध सज्जा तथा युद्ध वर्णन की जो योजना की है वह प्रभावशाली है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें आदर्श नायक के साहसी चरित्र को दर्शाते हुए आकर्षक रसपाक हुआ है। इसमें महाकाव्य के अधिकांश गुण परिलक्षित होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।